इंडियन एविडेंस एक्ट की जो एविडेंस जो सॉरी एविडेंस, जहाँ इंडियन एविडेंस का सेक्शन 3 में जो एविडेंस डिफाइन किया गया है, तो डिफाइन तो कहीं नहीं किया गया है। इंडियन एविडेंस को डिस्क्राइब किया गया है कि ओरल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट एंड मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स जो है सेक्शन 60 के प्रोवाइजो में दी हुई है। तो 3 प्रकार के एविडेंसेस होते हैं, और जो एविडेंसेस होते हैं वो एविडेंसेस तब होंगे जब वो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। और कोर्ट का मतलब यह है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होंगी खासतौर पे, उन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे वो सब एविडेंसेस कहलाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी होते हैं और ओरल स्टेटमेंट भी होते हैं। तो जो ओरल स्टेटमेंट हैं उनके बारे में सेक्शन 118 ये कहता है हु में टेस्टिफाई। अब ऑल द पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ऑल द पर्सन मतलब सीधी बात है, जो रेड कलर से मैंने ये लिखा हुआ है, ऑल द पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस कोर्ट कंसीडर्स that they are prevented from understanding the question put to them। बस ये इनकी क्वालिफिकेशन है। Who may testify? Anybody can testify। बस उसका जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को आंसर देने की वो होनी चाहिए। अब 5 साल के बच्चे को बुलाया कोर्ट ने, और उस 5 साल के बच्चे की ओपिनियन, उस 5 साल के बच्चे के स्टेटमेंट कोर्ट चाहे तो वो कोरोबरेटिव एविडेंस की तरह रिकॉर्ड कर सकता है उसके स्टेटमेंट, 5 साल के बच्चे का भी। बस वो इतना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या वो 5 साल का बच्चा उस जो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे पाता है। तो 5 साल के बच्चे का भी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा किया जा सकता है, बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा 5 साल के बच्चे का स्टेटमेंट इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि 5 साल का बच्चा जो है वो आंसर दे तो रहा है लेकिन उसकी आंसर की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोबरेटिव एविडेंसेस के नाते कोर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे स्टेटमेंट करवा सकता है। अब देखना, सेक्शन को बहुत अलग प्रकार से पढ़ाऊंगा मैं। जो लॉ ऑफ एविडेंस में जो लिखा हुआ है उसके अलावा पढ़ाऊंगा इस सेक्शन को। लॉ ऑफ एविडेंस तो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको कई एस्पेक्ट से हमको समझना पड़ेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों कि इसमें लिखा हुआ है इट मींस व्हाट ऑफ द विटनेस, उसको क्वेश्चन का आंसर देने के उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। और बाद में इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द गिविंग रेशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस। जो रेशनलिटी है आंसर की वो डिटरमाइन की जा सकती है। इसका मतलब है मियर आंसर देना ही सफिशिएंट नहीं है, वो आंसर जो है उसकी वो रेशनल होना चाहिए। तो रेशनलिटी वगैरह ये सब डिसाइड करता है जुडिशियल ऑफिसर। कॉम्पिटेंसी भी जुडिशियल ऑफिसर डिसाइड करता है, और उसकी जो रेशनलिटी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर डिसाइड करता है। अब इसमें लिखा हुआ है बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, और में अदर कॉजेज ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब ये एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि टेंडर एज का कोई हो, कोई बहुत ही सुपर एन्यूएटेड एज का मतलब ओल्ड एज पर्सन हो, या किसी प्रकार की कोई डिजीज हो, फिजिकल या मेंटल डिजीज हो। हाफ फेड चाइल्ड्स होते हैं, हाफ फेड लोग होते हैं, आधे पागल, मतलब आधे वो अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं होती। तो वो उन लोगों को टेस्टिफाई किया जा सकता है, मना नहीं किया हुआ है, टेस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन टेस्टिफाई करते समय बस वो क्वेश्चंस के आंसर की जो रेशनलिटी है और एबिलिटी है वो जुडिशियल ऑफिसर डिसाइड कर सकता है। अब यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इवन दो ही इज ल्यूनेटिक। पर उसकी जो उसको भी टेस्टिफाई किया जा सकता है अनलेस, ये फिर एक्सेप्शन बता रहा है, ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेसी फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रेशनल आंसर टू देम। बिल्कुल वही वाली बात है, एनी बडी कैन टेस्टिफाई, इवन ल्यूनेटिक इडियट कैन टेस्टिफाई, इवन 5 years old child कैन बी टेस्टिफाई। बस वो है कि अगर वो ल्यूनेटिक है भी
और उससे कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं और वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर रेशनैलिटी के थ्रू अपना क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, तो कोर्ट उसको कोरोबरेटिव एविडेंस की तरह इंकलकेट कर लेगा। यहाँ पर मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी बात बता दूं कि यहाँ पर जो कोरोबरेटिव एविडेंसेस हैं वो कितने भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं कोरोबरेटिव एविडेंसेस। जुडिशियल ऑफिसर को कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जजमेंट सुनाने के लिए कितने भी एविडेंसेस को इंकलकेट कर सकता है और कई कोरोबरेटिव एविडेंस को जोड़कर एक सब्सटेंटिव एविडेंस क्रिएट कर सकता है या उसकी मार्शलिंग और एप्रिसिएशन कर सकता है। ऐसे जुडिशियल ऑफिसर को कोई रोक नहीं है। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को परफॉर्म करने के लिए वो किसी भी प्रकार का टूल यूज कर सकता है, वो किसी को भी टेस्टिफाई कर सकता है। तो ये सेक्शन जितना आसान दिख रहा है इतना आसान नहीं है। इस सेक्शन को बहुत ज्यादा हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि विटनेस जो ओरल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने कर रहा है, उस विटनेस को टेस्टिफाई तो किया जा सकता है, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो किए जा सकते हैं, उसके एविडेंसेस जो हैं वो कोरोबरेटिव एविडेंसेस की तरह कंसीडर तो किए जा सकते हैं, लेकिन हर विटनेस को चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना होगा और इन दोनों एग्जामिनेशन में उसको इतना क्वालिफाई करना होगा कि वो उसकी एविडेंटरी वैल्यू बनी रहे। तो अपोजिट पार्टीज ऐसा करने नहीं देती। अपोजिट पार्टी जैसे 5 साल के बच्चे का या लुनेटिक का अपन ने स्टेटमेंट करवाया, जुडिशियल ऑफिसर उसको टेस्टिफाई तो कर सकता है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो कर सकता है। तो जिस पार्टी ने प्रोड्यूस किया है वो व्यक्ति उसको प्रोड्यूस करेगी, कोर्ट परमिशन दे देगा। परमिशन देने के बाद में अब वो पार्टीज का विटनेस नहीं रहा, अब वो कोर्ट के सामने खड़ा हुआ एक ऐसा विटनेस है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जिसको टेस्टिफाई करना है कोर्ट के द्वारा। तो पार्टीज केवल विटनेसेस को ब्रिंग करती हैं, उनकी अपीयरेंस को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनको टेस्टिफाई करने का काम जुडिशियल ऑफिसर का होता है। अब जुडिशियल ऑफिसर ही टेस्टिफाई करेगा, उसकी रेशनैलिटी, उसकी एबिलिटी टेस्ट करेगा, और अगर उसको ऐसा लगता है कि वो अप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है तो उनको रिकॉर्ड कर लेगा, परमिशन दे देगा, देन फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका भी देगा। तो अपोजिट पार्टी जो है उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेगी, और क्रॉस एग्जामिन करने के बाद में उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जाएगा कि वो जो विटनेस जो आया है, जिसका चीफ करवाया, जिसका क्रॉस करवाया, कोर्ट के सामने करवाया, एक्चुअली वो टेस्टिफाई कोर्ट के द्वारा ही हो रहा है, तो उसकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस या उसकी जो ऑथेंटिसिटी कोई रह भी गई कि नहीं रह गई। तो ये सब भी कोर्ट चेक करता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई कि नहीं रह गई। अब इसी में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, कि किसी भी पर्सन को टेस्टिफाई किया जा सकता है। हु मे टेस्टिफाई, एनीबडी कैन टेस्टिफाई। बस एबिलिटी होनी चाहिए आंसर करने की और रेशनैलिटी होनी चाहिए आंसर्स में। इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूं तुम लोगों को, जैसे मैंने तुमसे कहा ये दिखने में इतना आसान दिख रहा है पर इतना आसान है नहीं। एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है ओथ्स एक्ट। अब उस ओथ एक्ट के बारे में मैं तुम लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ इन जनरल, है ना। ये स्लाइड मैंने जानबूझकर तुम लोगों के सामने क्रिएट की है, स्लाइड को समझना। द ओथ्स एक्ट 1969, है ना, ये एक एक्ट है। इसमें ऐसा कहा गया है कि अथॉरिटीज जो ओथ, जिनके सामने ओथ ली जाएगी, वो कौन सी अथॉरिटीज हैं? वो अथॉरिटीज हैं जुडिशियल ऑफिसर, पब्लिक नोटरी और ओथ कमिश्नर। ओथ कमिश्नर जो है जुडिशियल वर्क के लिए हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होता है, वो पब्लिक नोटरी नहीं होता है, वो ओथ कमिश्नर होता है, उसके सामने ओथ ली जा सकती है। तो इस एक्ट में बात कही गई है कि जो 3 अथॉरिटीज ऐसी हैं जिनके सामने ओथ ली जा सकती है, और वो जो अथॉरिटीज हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उनके सामने ओथ ली जाएगी। तो ये ओथ एक्ट याद रखना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जुडिशियल ऑफिसर के सामने टेस्टिफाई करने के लिए आ रहा है, तो उसको टेस्टिफाई करने से पहले जुडिशियल ऑफिसर कहता है कि पहले आप ओथ लीजिए, देन फिर आप कोर्ट को कोई भी चीज असर्ट कर सकते हैं। तो तुमने फिल्मों में सुना है कि मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये सब चीजें ये कहाँ से आती है, ये हम साउंड कैसे लेते हैं, हम कैसे ओथ लेते हैं, ये सब इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट को समझना।
अब इसी में ये पूरा इसी का प्रेजेंटेशन है। एक्चुअली प्रेजेंटेशन मैंने किसी दूसरे पर्पज से बनाया हुआ है, लेकिन इस सेक्शन 118 के कारण इसमें रिलेवेंसी केवल तुम लोगों के लिए इतनी है कि इसमें लिखा हुआ है सी, जो रेड कलर से तुमको दिख रहा है, इसमें बस इतना देख लो क्या है, केवल अंडर 12 years of age and the court or person having authority to examine। तो कोर्ट के अलावा कौन सी अथॉरिटीज हैं? पब्लिक नोटरी एंड ओथ कमिश्नर। टू एग्जामिन सच विटनेस is of opinion that though the witness understands the duty of speaking the truth, he does not understand the nature of an oath or affirmation. The foregoing provisions of this section and the provisions of section 5 shall not apply to such witness। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 12 साल से कम का बच्चा जो है, उसके बाद ये एक्ट में लिखा हुआ है कि 12 साल से कम के बच्चे को हम ओथ नहीं दिलवाएंगे, है ना। क्योंकि अगर कोर्ट के ओपिनियन में ये बात लिखी है, कोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बात लिखी है कि वो पर्सन ओथ की जो ग्रेविटी है उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, किसी प्रकार की वो अगर उस ओथ को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो 12 साल से कम के बच्चे को ओथ नहीं दिलवाई जाएगी। तुम अभी इन जनरल ऐसा मान लो। अच्छा, एक बात और सुनना यहाँ पे कि 12 साल के बच्चे को ओथ नहीं दिलवाई जाएगी, लेकिन ये जो ओथ नहीं है तो वो विटनेस नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पे एक और पॉपअप सामने आता है कि अगर 12 साल के किसी बच्चे को ओथ नहीं दिलवाई जा सकती और उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो चूंकि वो ओथ नहीं, तो वो जुडिशियल ऑफिसर अपनी ओपिनियन बनाने के लिए उन क्वेश्चंस का आंसर उस 12 साल से कम के बच्चे से चाहता है। अब ओथ नहीं है तो वो विटनेस भी नहीं है, और इसका मतलब है अगर वो विटनेस नहीं है तो मियर स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग चल रही है कोर्ट में। क्योंकि विटनेस होने के लिए, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम लोगों को, विटनेस होने के लिए उस व्यक्ति को कॉम्पिटेंट होना चाहिए ओथ लेने की। इसीलिए लॉ ऑफ एविडेंस के इलिस्ट्रेशन में ल्यूनेटिक पर्सन कहा है, उन्होंने चाइल्ड के बारे में कोई बात नहीं की गई है, उन्होंने टेंडर ईयर एज लिख दी है। टेंडर ईयर का मतलब उन्होंने लिख दिया है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उसमें, लेकिन ओथ एक्ट इसका बेटर क्लेरिफिकेशन है। ओथ एक्ट में कहा गया है कि 12 साल से कम के बच्चे को हम जो है वो ओथ नहीं दिलवाएंगे, है ना। अगर चाहे तो देखो इसमें लिखा हुआ है अंडर 12 ईयर ऑफ एज एंड द कोर्ट और पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एग्जामिन सच विटनेस इज ऑफ ओपिनियन दैट। अब यहाँ ओपिनियन का प्रश्न है, दो द विटनेस अंडरस्टैंड द ड्यूली स्पीकिंग द ट्रुथ, he does not understand the nature of an oath or affirmation, the foregoing provisions of this section 5 shall not be applied to such witness। अब सेक्शन 5 क्या है? देखो इसका मतलब सीधी बात यह है कि अगर वो आंसर तो दे सकता है, 12 साल से कम का बच्चा आंसर तो दे सकता है, लेकिन वो ओथ की ग्रेविटी के बारे में अगर नहीं जानता है, ओथ को नहीं समझ पाता है, तो कोर्ट नॉर्मली उससे उससे ओथ नहीं लेने को कहेंगे और उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, ऑन द रिकॉर्ड लेंगे, फाइल में मेंशन करेंगे, उसका नाम मेंशन करेंगे, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन यहां पर एक बात समझना जो इस एक्ट के बारे में अपनी सेक्शन 5 कहता है कि वो पर्सन जो ओथ लेगा, तो ओथ लेते समय एक इस एक्ट का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में ओथ के फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो वो ओथ के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओथ लेगा। तो नॉर्मल ऐसा मान लो अभी अपन, फिर मैं तुमको ओथ्स बताऊंगा तुमको कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, हिंदी में ऐसी ओथ दिलवाई जाती है। यहां पर अगर वो व्यक्ति जो टेंडर ईयर का जो चाइल्ड है, अगर वो आंसर तो दे सकता, बेटा क्या नाम है आपका? अंकल उद्धव। बेटा कहाँ रहते हो? यहाँ। इन अंकल को जानते हो? हाँ जानता हूँ। क्या हुआ? इन अंकल ने वो दूसरे अंकल को वो पेट में चाकू मार दिया। अच्छा, फिर आप डरे? हाँ मैं डरा। फिर आप रोए? मैं वहीं रोने लग गया। फिर मैं अपने पापा के पास भाग के गया, मैंने अपने पापा को बताया कि एक अंकल ने दूसरे अंकल को चाकू से मार दिया है। फिर बेटा आपने क्या किया?
फिर मेरे पापा ने कहा ये बात किसी को बोलना नहीं। देखो, क्वेश्चंस पूछे गए, उन सब क्वेश्चंस का आंसर दिया गया, लेकिन अब उस 5 साल के बच्चे से बोलेंगे कि तुम ओथ लो और ये कहो जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो, तो कोर्ट कहेगा नहीं नहीं प्लीज, ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमें केवल जनरल इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं। और चूंकि ये सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस में अगर ये आइडेंटिफिकेशन है किसी पर्सन का कि यही अंकल थे, अंकल यही अंकल थे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कोरोबरेटिव एविडेंस हो सकती है, कोरोबरेटिव होगी, रिलेवेंट होगी और कोरोबरेटिव होगी। लेकिन उस छोटे बच्चे को हम ओथ नहीं दिलवाएंगे क्योंकि ओथ्स एक्ट ऐसा कहता है। तो यहां पर एक बात और समझना, अभी ये है बच्चों ओथ ओथ के फॉर्मेट नंबर 1 देख रहे हो तुम, विटनेसेस के लिए आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अब यहाँ पे गॉड में सीता गीता भी हो सकती है, तो सीता गीता का आप वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इन द नेम ऑफ गॉड। अब गॉड का मतलब है अलमाइटी, जिसको मानता हो, जो दैट व्हाट आई शैल स्टेट शैल बी द ट्रुथ एंड होल ट्रुथ एंड solemnly affirm nothing but the truth। इट मीन्स यहाँ जो जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये विटनेस को ये ओथ लेनी पड़ती है। अगर किसी विटनेस को ओथ नहीं भी दिलवाई है, उसको तुम्हें ध्यान होगा कि उसको कट घरे में लाके खड़ा करते हैं, तो कभी कभी जुडिशियल ऑफिसर ओथ नहीं भी दिलवाते हैं, तो इट इज डीम्ड कि जब वो कटघरे में आके खड़ा हुआ है या कोर्ट के सामने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको ओथ दिलवा दी गई। जुडिशियल ऑफिसर अगर ओथ दिलवाना भूल भी जाए तो भी ये बात मानी जाएगी कि जुडिशियल ऑफिसर के सामने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग हो रही है वो ओथ पे ही हो रही है। जो कहूंगा सच के सिवा नहीं कहूंगा। इसी में तुम देख रहे हो फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4, ये ओथ सेट के फॉर्मेट हैं। तो अभी अपन को नीचे वाले से मतलब नहीं है, तुम विटनेस के बारे में ध्यान रखना। आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट व्हाट आई शैल स्टेट शैल बी ट्रुथ, नथिंग बट द ट्रुथ। आई शैल स्टेट बी द ट्रुथ एंड नथिंग बट द ट्रुथ, ये कहना पड़ेगा। तो ओथ उन्हीं लोगों को दिलवाई जाएगी जो ओथ की ग्रेविटी को समझते हैं, अदरवाइज उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ये बताने का पर्पस था मेरा इसको। अब अपन वापस आते हैं अपन, हु मे टेस्टिफाई, एनीबडी कैन टेस्टिफाई, ये अलग बात है, लेकिन ओथ किनको दिलवाई जाएगी ये अलग बात है। अच्छा, ओथ दिलवाने से क्या हो जाता है? वो व्यक्ति तो झूठी बोलता है, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हार जाती है, तो जो पार्टी जीत गई उसके विटनेसेस तो इसका मतलब है हार गए, जो पार्टी जीत गई उसके विटनेसेस जीत गए, जो पार्टी हार गई उसके विटनेसेस हार गए। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो पार्टी जीती है उसके विटनेसेस नहीं सही कहा है, ऐसा नहीं है। जो पार्टी हार भी गई है उसके विटनेसेस भी सही बोल के गए हैं। ये अलग बात है कि एट द टाइम ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंसेस विटेज जो है वो उस पार्टी का ज्यादा है जो जीत गई है। लेकिन अगर विटनेस ने ओथ पे झूठ बोल दिया तो क्या होगा? अगर विटनेस ने ओथ पे झूठ बोला है तो आईपीसी का सेक्शन 193, ये बात सुन लो, आईपीसी का एक सेक्शन है सेक्शन 193 इंपोज हो जाएगा और गिविंग फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग्स चलाई जाने लग जाएंगी उस विटनेस के अगेंस्ट। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस की प्रोसीडिंग्स कब चलाई जाएंगी? जब उस व्यक्ति ने ओथ लेके ओथ पर झूठ बोला है तब। तो टेंडर ईयर के जो 12 साल से कम का बच्चा है, अगर वो झूठ बोल भी जाता है, किसी ने चॉकलेट का वादा भी किया है, तो उस बच्चे को किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं होगा, कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि उस बच्चे को ओथ ही नहीं दिलवाई अपन ने। अब यहाँ पर कई कनेक्टिविटी, कई दिमाग में, कई मेरे दिमाग में कई थॉट्स आ रहे, बहुत सारे एक साथ, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा एक एक करके तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि जिनको ओथ दिलवाई गई है अगर वो झूठ बोलते हैं तो सेक्शन 193 आईपीसी की प्रोसीडिंग चलाई जाएगी उनके अगेंस्ट। यहां पर एक बात देखना कि सीआरपीसी का एक सेक्शन है, 2 सेक्शंस हैं सीआरपीसी के, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 313 एंड सेक्शन 315। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बात कही गई है कि जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अक्यूज्ड अपना डिफेंस स्टार्ट करता है
तो 315 में वो अपना मामला कोर्ट के सामने ओपन करता है। तो जब वो अपना मामला ओपन करता है तो वो ओथ पे कोई स्टेटमेंट नहीं देता। 315 सीआरपी सॉरी 313 सीआरपीसी सॉरी मैं फिर से कह देता हूँ, 313 सीआरपीसी में डिफेंस अपना मामला ओपन करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, उस वक्त वो ओथ पर वो स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं करता। लेकिन 315 315 में वो अपने ही मामले का फर्स्ट विटनेस के रूप में अगर आया है तो वो विटनेस कहलाता है। और वो 315 में वो अपने ओथ पर आता है। तो 313 में अगर उसने कोई बात गलत बोल दी है तो ठीक है, लेकिन 315 में अगर कोई बात गलत बोल दी है तो उस पर्सन के अगेंस्ट गिविंग फॉल्स एविडेंस का और चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अंडर सेक्शन 315 उसने ओथ पर झूठ बोला है। और सेक्शन 193 की प्रोसीडिंग्स चलती ही इसलिए हैं कि तुम बदतमीज ओथ एक्ट में तुमने ओथ लेने के बाद भी तुमने झूठ बोला। तो वो 193 आईपीसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो ओथ पर झूठ बोलने की प्रोसीडिंग्स है। कोई भी जुडिशियल ऑफिसर के सामने अगर ओथ पे कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वो ओथ पे झूठ बोल रहा है तो सेक्शन 193 अप्लाई होगा। सीआरपीसी का सेक्शन 313 में एक्यूज अपने स्टेटमेंट ओपन करता है पर ओथ पे नहीं। 315 में जो अपने स्टेटमेंट ओपन करता है वो ओथ पे करता है। और 315 में अगर वो झूठ बोल जाए तो उसके ऊपर वो उसको पनिशमेंट उस पनिशमेंट का नहीं होगा जिसके बारे में झूठ बोल रहा है। उसके उसमें तो वो फाइनल अपने मेरिट्स पे ही जजमेंट लड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर का चार्ज चल रहा है, उसने 313 में अपना मामला ओपन किया कि सर मैंने मर्डर नहीं किया, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैंने मर्डर नहीं किया। तो यहाँ 313 में वो ओथ पे बात नहीं बोल रहा है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है डिफेंस करने का, तो वो डिफेंस कर रहा है। लेकिन 315 में वो आया और 315 में आके उसने बोला मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और फिर उसने अपने स्टेटमेंट कहे और स्टेटमेंट झूठे हैं उसके। तो मर्डर के केस में पनिशमेंट नहीं होगा उसको, उसकी एक और प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी सेक्शन 193 की, तुमने झूठ क्यों बोला। तो अब उस प्रोसीडिंग को साइमल्टेनियसली प्रूव डिस्प्रूव करेगा कि सर मैंने झूठ नहीं बोला, प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे झूठ नहीं बोला। तो उसको मर्डर का पनिशमेंट नहीं हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एक और प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी मर्डर के अलावा 193 की है, क्योंकि बदतमीज तुम ओथ पे झूठ क्यों बोल रहे हो। ओथ एक्ट में इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड के नाम पे तुम झूठ बोल रहे हो। तो 193 ध्यान रखना बच्चों, 313 315 ध्यान रखना। ये बहुत 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 सारे सेक्शन इस सेक्शन के साथ डिस्कस होते हैं। एक और बात सुनो, देखना, अभी मैंने तुमसे कहा कि जो पार्टी जीत जाती है उसके भी तो स्टेटमेंट, उसके भी तो विटनेसेस आके इस ओथ पे स्टेटमेंट देते ही ना। जो पार्टी हार जाती है उसके विटनेसेस भी, विटनेस किसी का नहीं होता, विटनेस केवल कोर्ट के सामने प्रपोज किया जाता है बाय द पार्टीज। कुल मिला के वो कोर्ट से ही अर्ज कर रहा है, कोर्ट को ही फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स जो है वो बता रहा है और कोर्ट ही उसको टेस्टिफाई कर रहा है। इट मींस पार्टी कैन बी द सोर्स टू ब्रिंग एनी पर्सन इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर, बट द अल्टीमेट अथॉरिटी टू टेस्टिफाई द विटनेस वो कोर्ट की है। देखो इसका एग्जांपल सुनना, लैंड रिकॉर्ड के मामले में मैंने कोर्ट को लिस्ट ऑफ विटनेसेस में कलेक्टर इंदौर का नाम लिख के दे दिया कि साहब मेरा जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें कलेक्टर इज द अथॉरिटी टू मेंटेन द रिकॉर्ड। अब मैं चाहता हूं कि कलेक्टर इंदौर को बुला लिया जाए मेरे मामले में। कोर्ट अगर चाहे तो कलेक्टर को बुला सकता है लैंड रिकॉर्ड लेके, लेकिन लॉ ऑफ एविडेंस ऐसा कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से रिकॉर्ड मंगवाया गया है, कलेक्टर इंदौर से रिकॉर्ड मंगवाया, उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति और रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है तो ऐसा माना जाता है कि कलेक्टर इंदौर ने उस ऑर्डर की कंप्लाइंस कर दी है। तो नॉर्मली कलेक्टर जो है वो बाबू वगैरह ये चपरासी वगैरह को देते हैं रिकॉर्ड, तो ये बाबू को या किसी किसी भी क्लर्क को, सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क, वो कलेक्टर के बिहाफ पे अपीयर होकर लैंड रेवेन्यू पेश कर देता है। तो ऐसा माना जाता है कलेक्टर साहब ने परफॉर्मेंस दे दी, अपनी कंप्लाइंस कर दी ऑर्डर की। अब देखो सुनना इस बात, मेरा कोई कंट्रोल तो है नहीं कलेक्टर साहब पे, कोई मेरे चाचा के बड़े बेटे तो है नहीं कलेक्टर साहब, ना ही वो बाबू जो कोर्ट की तरफ से आया है, ना ही वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेरे घर का है जिसका मैंने ऑफिसर या किसी उसको बाबू को बुलाया रिकॉर्ड लेके। मैंने क्या किया है, मैं कोर्ट के सामने अर्ज कर रहा हूं कि सर मेरे रिकॉर्ड्स जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में होंगे, और मैं चाहता ही हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दे और जो ओरिजिनल रजिस्टर है उनके वो प्रोड्यूस कर दे।
सर्टिफाइड कॉपी में लगा चुका हूँ, आप चाहें तो रिकॉर्ड वहां से भी कॉल करवा लीजिए, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होता है, प्राइमरी देखना है तो कलेक्टर साहब को बुलवा लीजिए। तो यहाँ देखो, मैं केवल सोर्स बना हूं ये बताने के लिए कि साहब मुझे जस्टिस चाहिए, और जस्टिस चाहिए तो मेरे रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू कोर्ट के पास में है, रेवेन्यू कोर्ट से वो रिकॉर्ड बुलवा लिए जाए, चाहे आप कलेक्टर को बुलवा लो, चाहे चपरासी को बुलवा लो, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। तो कोर्ट बुलाएगा, मैं क्या बना, सोर्स बना, लेकिन जब वो कोर्ट के सामने आ जाएगा तो भानु का रोल खत्म, पार्टीज का रोल खत्म। अब वो विटनेस है कोर्ट के सामने, और कोर्ट उसको टेस्टिफाई कर रहा है, और कोर्ट उसको ओथ पे टेस्टिफाई कर रहा है कि आप ये ओथ लीजिए कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हाँ सर, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ये रिकॉर्ड मैं ही रखता हूँ और मेरी पोजीशन का है, और हमको समन मिला था, समन की कंप्लायंस में हम डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब यहाँ पे भानु तुम साइड में हट जाओ, यू कैन नॉट लीड, और यू कैन नॉट सपोज, यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू लीड द विटनेस जो कोर्ट में आपके द्वारा बुलाया गया है। इसीलिए लीडिंग क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन में पूछना मना किया गया है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 141 को लॉ ऑफ एविडेंस के। लीडिंग क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। क्यों नहीं पूछे जा सकते? क्योंकि वो विटनेस तुम्हारे घर का नहीं है, उसकी टेस्टिफाई उसको कोर्ट कर रहा है। तो जब कोर्ट टेस्टिफाई कर रहा है तो आप तो सोर्स की तरह थे, आपने कोर्ट के सामने लगे प्रोड्यूस कर दिया, अब आपका गेम ओवर, आप साइड में हट जाओ। कोर्ट उसको ओथ दिलवाएगा, कोर्ट ही उसको टेस्टिफाई करेगा। और आपके जो राइट्स हैं वो ये हैं कि आप उसका चीफ आप करो, और इनडायरेक्टली जिस लिए आपने उस विटनेस को बुलाया है उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस उससे पूछो, पर आप लीड नहीं कर सकते, लीडिंग मना है। जैसे एक मर्डर हुआ, मर्डर में आई विटनेस को बुलाया। अब आई विटनेस प्रोसिक्यूशन का घर का आदमी नहीं होता है। प्रोसिक्यूशन कहता है साहब एक व्यक्ति जो है इस फैक्ट से एक्वेंटेड है, वो आई विटनेस भी है, हम चाहते हैं कि वो आ जाए और जो जो उसने देखा है आपके सामने सही सही बता दे, हमने उसको कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है। कोर्ट कहता है ठीक है, बुलाइए, हम समन भेज के बुलवा लेते हैं। बुलवा दिया। अब आपने बोला मंगलवार की रात को आप कहाँ थे? आप ये पूछ सकते हो मंगलवार की रात को आप कहाँ थे। आप ये नहीं कह सकते कि जिस वक्त मर्डर हुआ आप क्या कर रहे थे। अगर आप नहीं पूछ रहे जिस वक्त मर्डर हुआ, इसका मतलब आपने लीड कर दिया कि मर्डर, लीडिंग बना है। आप ये पूछो उससे कि मंगलवार की रात को आप वहां, आप कहाँ थे, तो वो विटनेस इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने लग जाएगा कि सर मैं राजवाड़ा पे था, मैं घर के काम से गया हुआ था, और वहां अचानक से जब मैं सामान परचेस कर रहा था तो भीड़ भगदड़ मच गई, और मेरे सामने इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को जान से मार दिया। कोर्ट कहता है ओथ पे कह रहे हो? हाँ सर, ओथ पे कह रहा हूँ। जिसने बुलाया उसने सोर्स की तरह बुलाया, लेकिन वो उसको लीड नहीं कर सकता। अगर वो लीडिंग करने लग जाता है तो अपोजिट पार्टी के पास में राइट्स है कि वो ऑब्जेक्शन ले सकता है कि साहब ये लीड कर रहे हैं, ये विटनेस जो है इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं कह रहा है, ये झूठ कह रहा है, ये ओथ पे झूठ बोल रहा है, इसके अगेंस्ट 193 की प्रोसीडिंग चलाई जानी चाहिए, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस शेक हो चुकी है, सिखाया पढ़ाया हुआ विटनेस है इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, या आपके सामने ये सही आप उसको मतलब सही तरीके से ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा। तो एक ऐसे आदमी को कोर्ट के सामने लाके डाल दोगे कि उसको सच भी बोलना है, उसको फैक्ट्स एंड फिगर कहने हैं, आप लीड भी नहीं कर सकते उसको, और जो कह रहा है वो ओथ पे कह रहा है, अदरवाइज 193 में गया काम से वो। देखो, अब मैं अगली स्लाइड तुम लोगों को बता रहा हूं। हमारे दो ही प्रोसीजरल लॉ हैं, एक सीपीसी एक सीआरपीसी। सीपीसी सीआरपीसी में बात कही गई है कि वो कौन सी अथॉरिटीज हैं जिनके सामने ओथ ली जा सकती है। तो हम इसको देखना। देखो, सीआरपीसी का सेक्शन 297, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये ऊपर लिखा हुआ है ना। सीआरपीसी का सेक्शन 297 कहता है
कि जो सॉन है, जो ओथ है, एफिडेविट, वो किनके सामने जो है वो लिए जा सकता है, सॉन किनके सामने ली जा सकती है, अफर्मेशन किनके सामने लिया जा सकता है? तो उसमें लिखा हुआ है जज, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी में दोनों है। ओथ कमिश्नर, इसमें लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, ओथ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ओथ कमिश्नर, तुम लोग जब लिटिगेशन में जाओगे तो ओथ कमिश्नर के थ्रू तुमको जो भी चीज प्रोड्यूस करनी है, ओथ कमिश्नर से उसको टिकट लगा के, कोर्ट फील्ड टिकट लगा के आपको उसको फिर वो एफिडेविट टाइप का बनवा के देना पड़ता है। तो दो प्रकार के एफिडेविट बनते हैं, एक जो ओथ कमिश्नर बनाता है जुडिशियल वर्क के लिए, और एक नोटरी। इसके नीचे लिखा हुआ एनी नोटरी अपॉइंटेड इन द नोटरीज एक्ट। अब देखो, बस इसको इतना ही पढ़ना। अब आ जाओ 139 सीपीसी सेक्शन, बच्चे 139 लिखा हुआ है, सीपीसी का है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय होम टू बी एडमिनिस्टर्ड। तो इसमें भी वही बात लिखी हुई है, कोर्ट और मजिस्ट्रेट, नोटरी एंड एनी ऑफिसर ऑफ अदर पर्सन हु आ हाई कोर्ट में अपॉइंट, मतलब ओथ कमिश्नर। तो अभी अपन को 297 और 139 पढ़ने के बाद में समझ में आई चीज कि हम जुडिशियल ऑफिसर के सामने ओथ लेते हैं, हम नोटरी के सामने ओथ लेते हैं, और हम ओथ कमिश्नर के सामने ओथ लेते हैं। तो जुडिशियल ऑफिसर तो हमको मालूम है, जुडिशियल ऑफिसर का मतलब जैसे लिखा हुआ है सीपीसी और सीआरपीसी में कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कौन से होंगे। अपने एविडेंस में भी लिखा हुआ है कि ये वाला लॉ ऑफ एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा। जज और मजिस्ट्रेट जो है उनको उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर माना है। ओथ कमिश्नर के बारे में सीधी बात यही है कि ओथ कमिश्नर को लाइसेंस मिलता है और ओथ कमिश्नर लाइसेंस के थ्रू उस काम को करते हैं। नोटरी, पब्लिक नोटरी, ये एक एक्ट है बच्चों, द नोटरीज एक्ट 1952। इसमें नोटरी के बारे में बताया गया है कि नोटरी कौन पर्सन होगा, नोटरी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और नोटरी के फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो इस एक्ट को भी हम, मतलब इसको तो नहीं बहुत ज्यादा पढ़ रहा है क्योंकि नोटरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर से बड़ी ओथ नहीं होती है। ये सबसे जो हाईएस्ट ओथ मानी जाती है वो जुडिशियल ऑफिसर की मानी जाती है, और ये जो नोटरी और ओथ कमिश्नर है ये जुडिशियल ऑफिसर से नीचे ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर सेक्शन 11 देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू नोटरीज पब्लिक इन अदर लॉ। किसी भी लॉ में अगर पब्लिक नोटरी लिखा हुआ है तो वो नोटरी का वही मतलब है जो सेक्शन 2D में अपॉइंट किया गया है, नोटरी। नोटरी मींस द पर्सन अपॉइंटेड एज सच अंडर दिस एक्ट। तो देखो, मैं आज की क्लास में मैं बताना चाहता हूँ तुमको, ये देखो लिखा हुआ फर्स्ट वाला फॉर्मेट, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। आज की क्लास में बताना चाहता था मैं तुम लोग कुल मिला के कि किसी भी व्यक्ति को टेस्टिफाई कर सकते हो आप, लेकिन हर व्यक्ति को ओथ नहीं दिलवाई जाती। ओथ उन्हीं व्यक्ति को दिलवाई जाएगी जो ओथ की ग्रेविटी को समझ पाएंगे, और उनको मालूम है कि अगर वो ओथ पे झूठ बोलेंगे तो 193 की प्रोसीडिंग चालू हो जाएंगी। अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें हमने की, हमने दो एक्ट और पढ़े, लॉ ऑफ एविडेंस समझा हमने, सीपीसी सीआरपीसी समझा हमने, हमने ओथ्स एक्ट समझा, और हमने पब्लिक नोटरी एक्ट हमने डिस्कस किया। ये अभी तो हमने कम किया है, ये 45 मिनट की वीडियो लेक्चर क्लासेस हैं, इसलिए इसमें तो बहुत ज्यादा हम एलोबरेट नहीं कर पाते इन चीजों को, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जरूरी है। सेक्शन 118 जितना देखने में सरल लगता है उतना सरल नहीं है, इसमें बहुत सारी जो है वो एरोज लगे हुए हैं डिफरेंट लॉज। यहाँ पे एक और बात, विटनेसेस की बात करते हैं हम फिर से। ये सब क्यों नाटकबाजी हो रही है? क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को लाके कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया है, या तो वो कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए आया है या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए लाया है। तो यहाँ एक डाउट क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे, डॉक्यूमेंट खुद तोड़ के आता नहीं है, डॉक्यूमेंट को समन कर दिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक फाइल उड़ती उड़ती कोर्ट में आ गई, ऐसा तो नहीं। किसी ना किसी व्यक्ति को तो उस डॉक्यूमेंट को लाना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेके आया, जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने कहा कलेक्टर को हमने समन किया, कलेक्टर ने बाबू को भेज दिया, तो बाबू केवल अपना जो रिकॉर्ड लेके आया है उसको टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इस बात के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। वो कहता है कि साहब रिकॉर्ड कीपर हूं मैं, इस केस के फैक्ट्स से एक्वेंटेड नहीं हूं, मुझे कलेक्टर साहब का आदेश था कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना है इस केस में, बस मैं ये रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं, ये बताना चाहता हूं। फैक्ट्स और फिगर के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, प्लीज आप मुझे टेस्टिफाई नहीं करें अदर ग्राउंड्स पे। आप मुझे टेस्टिफाई कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कब भर्ती हुआ,
वो डॉक्यूमेंट मेरे ही पोजीशन में रहते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेसपास नहीं करता है मेरे रिकॉर्ड में। ये फाइल 3 बार सर्टिफाइड कॉपी के लिए इशू हो चुकी है, जिसका रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है। तो ये सर्टिफाइड कॉपी लोग निकलवाते रहते हैं रेवेन्यू कोर्ट से। तो वो इन बारे में जो कहेगा वो सही कहेगा, लेकिन उसको उस केस के क्या फैक्ट्स हैं उसके लिए उसको टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इशू है समन, कलेक्टर के नाम पे है, वो केवल रिकॉर्ड कीपर है, रिकॉर्ड लेके आया है, अंदर के कंटेंट के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे फिर से ध्यान रखना कि ये भी जो है हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के कंटेंट, ये वो वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि डॉक्यूमेंट तो है ओके हमारे कस्टडी में रहता है, बट कंटेंट कैन नॉट बी प्रूव। उस विटनेस के थ्रू कंटेंट क्या प्रूव कर पा पाया? कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट के कंटेंट को डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाएगा, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ मियर एक डॉक्यूमेंट होता है, नॉट मोर देन दिस। बस आज का लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा था, सेक्शन 118 अगर तुमको समझ में आ गया, जैसे आज बहुत कुछ मैंने अच्छे एफर्ट्स लगाए मेरी तरफ से समझाने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ 118 समझ में आ गया, अगर बाकी चीजें तो हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। तो टेस्टिफाई किस किस को किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को टेस्टिफाई किया जा सकता है, चाहे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आया हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन करने के लिए आया हो, उसको टेस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आया है उसको किन ग्राउंड पे टेस्टिफाई करें, और जो स्टेटमेंट देने आया आई विटनेस उसको किन ग्राउंड पे टेस्टिफाई करें। पार्टीज केवल सोर्स होती हैं, पार्टीज कोर्ट के सामने जब लाके किसी विटनेस को प्रोड्यूस कर देती हैं, तो अब वो कोर्ट का मैटर है कि कोर्ट उससे कैसे डील कर रहा है। आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, उसके कैरेक्टर पे को ब्लेम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। पार्टी साइड में खड़ी हो जाओ। आप केवल चीफ कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन उस लिमिट तक जितनी रिलेवेंसी है, जितनी इंडिस वो विटनेस से पूछा गया क्वेश्चन में इंडिसेंसी नहीं हो, उसके कैरेक्टर को लेके ही आप पीछे नहीं पड़ गए हो, तो ये सब कोर्ट डिसाइड कर। चलो आज का लेक्चर अपन लोग यही खत्म करते हैं बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर अपना ठीक ठाक रहा होगा, और बस तुम लोग 118 ऑनवर्ड्स जो है इसको हम पकड़ के रखेंगे, चिंता मत करो, कल का जो भी पेपर वगैरह है उसमें तुम लोग देख लेना। तुम लोगों को मैं मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं है, तुम जिस प्रकार से हम लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ रहे हैं तुम आसानी से उसको मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से, मेरे ख्याल से तो 100% उसको, जिन लोगों ने मेरे लेक्चर सुने हैं वो 100% उसको सॉल्व कर देंगे प्रॉपर तरीके से। चलो, ऑल द बेस्ट, है ना? अब मुझे ये प्रेजेंट सर करके भेज देना प्लीज, मुझे मालूम पड़ जाए कि इस वीडियो लेक्चर को कितने लोगों ने सुना है ना।